हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में कॉमन है। जो फिजिक्स का वेक्टर्स है, ये एक बहुत बेसिक आइडिया देता है आपको 3D प्लेन या मतलब कोई भी टू डायमेंशनल काम करने के लिए। और जो वेक्टर्स मैथमेटिक्स में आता है वो आप क्लास 12th में पढ़ते हो, और वो बेसिकली मोर टू द मैथमेटिकल सॉल्विंग पार्ट होता है। बट हमारा फिजिक्स में वेक्टर्स यूज होता है कुछ भी विजुअलाइज करने के लिए। हम आगे जो नए चैप्टर्स पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ये सब में वेक्टर्स का यूज आता है, क्योंकि हमें पता है बेसिक आइडिया सबको होता है कि वेक्टर्स क्या होता है। तो हमारा जो भी हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, हर चीज़, जैसे अगर हम फोर्स पढ़ते हैं, हम मास पढ़ते हैं, हम कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करने के लिए अभी तक एक मैग्नीट्यूड यूज करते थे और एक यूनिट यूज करते थे। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करती है, उसे डिफाइन करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करती है, उसे डिफाइन करने के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, मैग्नीट्यूड, और एक उसका यूनिट बताते हैं। फॉर एग्जांपल मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बताने के लिए हम उसका एक मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 10, और मास का जो एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट, कोई भी यूनिट बताने के लिए, जैसे केजी या फिर ग्राम, ऐसे हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मास 10 केजी। तो 10 केजी इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड आ रहा है और उसमें यूनिट आ रहा है। अभी तक ये ठीक चल रहा था। जैसे अब मेरे को अपना मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर बताना है, तो मैं बताऊंगा मेरा बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये मेरा बॉडी टेम्परेचर है। इसमें मुझे बॉडी टेम्परेचर को किसी को क्लियरली डिफाइन करने के लिए उसको एक मैग्नीट्यूड बताया और उसको एक यूनिट बताया। बट फिर आगे जाके दिक्कत ये आई कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करते हैं, वो बस इस डेफिनेशन से कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो रहे थे। जैसे अब मेरे को किसी को बताना है कि मेरे घर से मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए तुम्हें 10 मीटर चलना होगा, बट मैंने उसे बताया ही नहीं कि किस डायरेक्शन में चलना होगा। तो वो बेचारा मेरे इनिशियल पॉइंट से 10 मीटर कहीं भी चलते जाए, उसको मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। वो 10 मीटर किस डायरेक्शन में जाएगा उसे पता ही नहीं है। बट मैं अगर उसे स्पेसिफाई कर दूं कि 10 मीटर तू नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, तो तेरे को मिल जाएगा मेरा इंस्टीट्यूट। तो जब मैंने उसको मैग्नीट्यूड, यूनिट और एक डायरेक्शन बता दिया, तो वो डायरेक्शन के बाद वो उसको एक कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी मिल गया, ये बताने के लिए कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है और उसको किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो इसमें हमारा यूज आया वेक्टर्स का। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें आपको मैग्नीट्यूड और एक यूनिट चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें आपको मैग्नीट्यूड, यूनिट और एक डायरेक्शन चाहिए होता है। तो स्केलर्स और वेक्टर में बस एक डायरेक्शन का फर्क होता है। स्केलर्स में हमें डायरेक्शन का कुछ जरूरत नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन से उसमें कुछ नया प्रॉपर्टी ऐड नहीं होता। अब जैसे 10 केजी है, तो 10 केजी ईस्ट में हो लेफ्ट में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा 10 केजी मास वो फिजिकल क्वांटिटी को क्लियरली डिफाइन करता है। बट डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्लियरली डिफाइन नहीं है, क्योंकि एक इनिशियल पॉइंट से, जैसे मैं 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, तो एक इनिशियल पॉइंट से 10 मीटर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है। तो कोई एक पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए मेरे को ये डायरेक्शन भी डिफाइन करना होगा। इसलिए मेरा वेक्टर्स एज अ टॉपिक इमर्ज करता है। तो ठीक है, तो अब मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ स्केलर्स और वेक्टर्स में। तो स्केलर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें एक मैग्नीट्यूड का टर्म होता है, फिर एक यूनिट का टर्म होता है। यूनिट मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट है।
बट वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड रहता है, वेक्टर्स के टर्म में मैग्नीट्यूड रहता है, यूनिट रहता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायरेक्शन रहता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया ये डायरेक्शन स्केलर्स और वेक्टर्स में। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो जो नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन होता है या एल्जेब्रिक समेशन होता है कि 2 + 2 4 होता है, वो उसे फॉलो करती है। तो मैं उसे अच्छा से बता देता हूँ। दे आर एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा, दे आर एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा। जो बेसिक हमने अभी तक सीखा कि 2 + 2 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, इन लॉज के ही थ्रू ये डिफाइन होती है, इसमें कुछ नया हमें सीखना नहीं पड़ता। बट वेक्टर्स के लिए एक नया एडिशन आता है जिसे हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। तो एक वेक्टर क्वांटिटी तभी हम एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर तभी कह सकते हैं जब उसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायमेंशन हो और एडिशनली उसे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं। जैसे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हो गए डिस्प्लेसमेंट, फिर हो गया फोर्स, फिर आता है मोमेंटम। तो ये सब आप सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ोगे। स्केलर क्वांटिटीज में आता है आपका डेंसिटी, मास एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिक डिफरेंस हमें पता चल गया कि एक स्केलर और एक वेक्टर में पहला तो डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये होता है कि स्केलर्स जो ऑर्डिनरी एल्जेब्रा के लॉज होते हैं वो फॉलो करते हैं, बट वेक्टर्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ एल्जेब्रा, दे फॉलो अ न्यू लॉ या दे फॉलो अ सब्सिक्वेंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप नोट कर सकते हैं। इससे मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर लॉ ऑफ जो एडिशन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए। तो मैंने क्या लिखा है, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन और नॉट वेक्टर। इसका ये मतलब है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन के अलावा हमें एक और चीज का ध्यान देना है कि जो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैं आपको भी एग्जांपल्स दूंगा, ऐसे भी क्वांटिटीज होते हैं जिनमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन हमें डिफाइन करना होता है या हमें बताना होता है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता कैसे है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सिंपली ऐसा कहता है कि बेसिकली हमें डायरेक्शंस में खेलना पड़ता है। वेक्टर लॉ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शंस को भी देखना पड़ता है व्हाइल डूइंग द एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी। तो जैसे हम मान लेते हैं एक वेक्टर इधर है, ये वेक्टर ऐसे देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है
एक फोर्स वेक्टर है और एक और दूसरा वेक्टर है, ये मान लेते हैं 3 न्यूटन और ये भी ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा और ईस्ट डायरेक्शन में। तो अभी तो ये आपको लग रहा होगा कि ये अलजेब्रिक सम को फॉलो कर रहा है, बट फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो मैंने आपको 3 न्यूटन ईस्ट दिया था, अब अगर इसका मैं आपको दूसरा फोर्स था 3 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में, तो अब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, कोई 5 न्यूटन से इसे इधर पुश कर रहा है और कोई 3 न्यूटन से इसे इधर। तो बिकॉज फोर्सेस बैलेंस नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो इधर वाला जो पुश है वो ज्यादा है, तो बॉडी का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा और वो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो वो हम लिखेंगे कि वो 2 न्यूटन होगा और ईस्ट डायरेक्शन में। तो 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, हमें डायरेक्शन भी लेना पड़ा, जैसे हम यहाँ पर करते कि 2 केजी मैंगो लिया प्लस 3 केजी मैंगो लिया। मान लीजिए ऐसा कि 2 केजी मम्मी मैंगो लेके आई, 3 केजी पापा लेके आए, तो टोटल घर में कितना 5 केजी मैंगो हो गया। तो ये बेसिक एडिशन हो गया। बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर्स में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस भी देखना होता है। अब जैसे एक होता है कि मान लीजिए ये 4 न्यूटन है ईस्ट डायरेक्शन में और 3 न्यूटन है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो पता है वो इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 न्यूटन। तो देख रहे हैं 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, एक तो 5 न्यूटन आ रहा है और डायरेक्शन भी कुछ तीसरा है। तो हमें वेक्टर क्वांटिटीज हम तभी बता पाएंगे जब उनका एक मैग्नीट्यूड हो, उनको एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हो। अब मैं आपको इसका मतलब समझाते हुए एक एग्जांपल देता हूं कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज have direction, but all quantities that have direction are not vectors. For them to be a vectors, they must follow the vector law of addition. तो यहां पर ये तो ये इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर एडिशन जो क्वांटिटी फॉलो करता है हम उसे वेक्टर्स बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रिक करंट का। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे सर्किट्स में फ्लो करती है वायर्स में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लेते हैं एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है और एक वायर ये है। क्यों इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होता है? अब मान लीजिए एक मेरा वायर ये है, अब उसमें करंट इधर से इधर फ्लो करे या करंट इधर से इधर फ्लो करे, दोनों का मतलब अलग होता है। एक लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, एक राइट टू लेफ्ट। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होता है। बट अब मान लीजिए कि 3 एम्पियर करंट इधर फ्लो कर रहा है और 2 एम्पियर करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो इस जंक्शन में जो करंट फ्लो करेगा, आप आगे पढ़ोगे केसीएल लगता है, तो इस जंक्शन के बाद जो इस वायर में करंट फ्लो करेगा वो 5 एम्पियर होगा। आप देख रहे हैं इन दोनों में मेरे को डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ा, बट ये सिंपल एल्जेब्रिक सम का यूज कर रहे हैं। ये वेक्टर एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये क्वांटिटीज वेक्टर्स नहीं होती। और क्योंकि डायरेक्शन है तो स्केलर्स भी नहीं कह सकते, तो ये एक नई क्वांटिटी बनती है टेंसर। ये हमें पढ़ना नहीं है ना, हमें ध्यान रखना है, बस ये एक समझ के रखना है कि वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर पे। अब हम कुछ नया सीख रहे हैं तो हमें उसका रिप्रेजेंटेशन भी सीखना होगा, क्योंकि अब आप कुछ नया सीख लो, आप उसको रिप्रेजेंट ना कर पाओ तो सीखने का फायदा क्या। इसलिए हम अब सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक वेक्टर डिफाइन करने के लिए फिर वही बेसिक बात कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैग्नीट्यूड और आपको चाहिए डायरेक्शन। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हम एक एरो हेड का यूज करते हैं। एरो हेड क्या होता है? मतलब बेसिकली एक एरो का यूज करते हैं, तो जैसे ये। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसे
जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं द टेल, इसे हम बोलते हैं हेड, ठीक है? तो एक एरो का 2 पार्ट हो गया, टेल एक हेड। तो जो टेल टू हेड का डायरेक्शन है वो हमें द डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बताता है जो हम वेक्टर से बताना चाह रहे हैं। तो एक चीज हमने डिफाइन कर ली, हमें क्या डिफाइन करना है? एक हमें डिफाइन करना है मैग्नीट्यूड और एक हमें डिफाइन करना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो डिफाइन हो गया, एक टेल एक हेड है, जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करना है उस डायरेक्शन में अपना टेल टू हेड बना के वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का जहां बात आता है तो आप यहाँ देखिए, तो अब मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो भी इस एरो हेड का लेंथ होता है वो लेंथ इज proportional to the magnitude we want to represent, ठीक है? अब ऐसा नहीं है ना कि कोई मेरे को बोल दिया कि 100 न्यूटन का फोर्स बनाओ तो मैं 100 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ। मैं बोलूंगा कि ठीक है मेरा हर एक सेंटीमीटर 10 न्यूटन दिखाएगा तो मैं 10 सेंटीमीटर का वेक्टर बना दूंगा जो डायरेक्शन आपको चाहिए। तो वो 10 सेंटीमीटर का वेक्टर मेरे को 100 न्यूटन, इसलिए मैं इन जनरल लिख रहा हूँ कि जो आपका लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर हम दिखा देते हैं, क्योंकि हम एब्सोल्यूट अगर यूनिट पे जाना जाए तो फिर वो दिक्कत करेगा, क्योंकि वो दिक्कत इसलिए देगा क्योंकि हम हर बार उसे अपने कॉपी में बना नहीं पाएंगे। इसलिए हम जो हमारा वेक्टर हेड है उसका ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपको डायरेक्शन देता है और इसका जो लेंथ है वो उसके उस वेक्टर के प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड का हो जाता है। उसके बाद इसमें एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर मान लीजिए ये मेरा एफ, मान लीजिए मेरा कोई क्वांटिटी है एफ। अब मेरे को दिखाना है कि ये जो मेरा क्वांटिटी एफ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं इस एफ के ऊपर एक छोटा सा एरो बना देते हैं। तो क्योंकि ये एरो मेरा एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्वांटिटी के ऊपर एक एरो बनाने का मतलब है कि ये जो मेरा एफ फिजिकल क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फिर अब इस फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी का आपको जैसे मिला कि आपको बनाना है 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में, तो पहले हम लिख देते हैं कि हर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम पहले एक 10 सेंटीमीटर का एरो बनाएंगे और उसको ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो ये जो मेरा बना ये मेरा एफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली बाकी भी हम अपना बना सकते हैं। उसके बाद एक और रिप्रेजेंटेशन आता है ये मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आप जैसे मैथ्स में पढ़ते हो कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर दे, वो वाला मॉड्यूलस नहीं है। ये मॉड्यूलस क्या बोलता है कि ये मॉड्यूलस मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी बताता है। तो ये मॉड्यूलस अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर लगा हो तो ये बेसिकली उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमने वेक्टर के ये हमने जो क्वांटिटी के ऊपर ऐसे वेक्टर बनाया, अगर उसे हम रिमूव करके बस क्वांटिटी लिख दे तो वो भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशंस का तरीका है, हम आगे जाके इसे यूज करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस या उस समय। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा एक कन्वेंशन बताता हूँ जो क्वेश्चंस में कभी कभार यूज आ सकता है। तो कन्वेंशन ये है कि हम बेसिक 4 डायरेक्शंस जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कोई भी मेरे को नॉर्थ बोलेगा तो मैं ऐसे वेक्टर बना दूंगा जो ऊपर पॉइंट करे, कोई साउथ बोला तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेस्ट ईस्ट। बट अगर कोई बोला कि मेरे को इन दो के बीच के एक कोई डायरेक्शन बताना है, अब जैसे ये डायरेक्शन है तो अगर ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो आप समझ रहे हैं ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच से एक डायरेक्शन जा रहा है, मतलब दोनों से इक्वली क्या बोलते हैं, दोनों से इक्वली स्पेस्ड है ये। तो इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉर्थ से भी इक्वली दूर है, ईस्ट से भी इक्वली दूर है। सिमिलरली अगर फिर 45 डिग्री है तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, इधर हो गया साउथ वेस्ट और इधर हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपका 4 डायरेक्शन तो जो बेसिक था और 4 मैंने आपको बताया। अब इसके बाद मान लेते हैं कि मेरे को एक डायरेक्शन उसने बोला, मेरे को उसने बोला कि एक ऐसा डायरेक्शन है जो यहाँ से 60 डिग्री पे है। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे?
आप एक बार सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे, हम देखिए हमारा रेफरेंस ये ईस्ट है, क्योंकि हम ये 60 डिग्री कहाँ से देख रहे हैं, हम ईस्ट से देख रहे हैं। तो हम इस डायरेक्शन को ऐसे बोलेंगे, हम इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे कि ये ईस्ट से 60 डिग्री है और ये किसके तरफ जा रहा है, नॉर्थ। तो हम इसको लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, क्यों हम ऐसा लिखते हैं, ये एक बेसिक कन्वेंशन लिखने का, ताकि हमें वेक्टर, अब क्वेश्चन आपको देगा तो आपको वेक्टर बना के तो नहीं देगा, फिर क्वेश्चन देने का क्या मतलब हुआ। इसलिए वो आपको एक ऐसा डायरेक्शन देगा और वो आपसे चाहेगा कि आप वो वेक्टर बनाओ और आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो। इसलिए आपको बेसिक कन्वेंशन में ऐसे क्वेश्चन देगा कि फोर्स वेक्टर ऑफ 10 न्यूटन पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का आप मतलब समझिए कि 60 डिग्री इन द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ के तरफ वो इंक्लाइंड है फ्रॉम ईस्ट। तो ईस्ट मेरा रेफरेंस हो गया 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, इसलिए इसका हो गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है और ये यहाँ से 30 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलने के लिए हम बोलेंगे कि दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्यों, क्योंकि मेरा रेफरेंस वेस्ट था, उससे 30 डिग्री नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में आपके काम आ सकता है। तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से 60 डिग्री जा रहा है और नॉर्थ के तरफ, इसलिए 60 डिग्री ये आ गया, नॉर्थ के तरफ जा रहा है और ईस्ट डायरेक्शन से मेरा रेफरेंस है। तो आप ऐसे ये ब्रेक डाउन करके समझिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेक्टर से लेके। अब वेक्टर्स क्या है कि हम जब भी वेक्टर बनाते हैं तो हम वेक्टर 2D स्पेस में बनाते हैं। अब 2D स्पेस में वेक्टर बनाता है, अब मान लीजिए कि मैंने एक वेक्टर इधर बनाया और एक वेक्टर इधर बनाया। अब इन दो वेक्टर्स के बीच में मेरे को पता करना है कि क्या इन दोनों का रिलेशन है या क्या है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, ये एक बेचारा वेक्टर इधर है, एक बेचारा वेक्टर इधर है। तो हम ये कर सकते हैं, वेक्टर मेरे को ये छूट देता है करने के लिए कि हम वेक्टर को बिना उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिक आपको क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि वेक्टर तभी डिफाइन होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइन हो। इसीलिए अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स करके उस वेक्टर को स्पेस में कहीं भी घुमाएं, वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। इसीलिए अगर मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता भी हूँ, जैसे मैंने ये वेक्टर लिया, अब इस वेक्टर को मैं ऐसे उठा के, देख रहे हैं पैरेलली, ना मैंने मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन, मैं इसे ऐसे पैरेलली उठा के इस वेक्टर पे रख दूं, तो ना मेरा वेक्टर चेंज हुआ ना मेरा कुछ हुआ। बट अब मेरे को इन दोनों के बीच का रिलेशन पता चल सकता है। आगे आप पढ़ेंगे कि इसमें वेक्टर एडिशन होता है और सब सब कुछ होता है, तो वो बात है। इसीलिए बेसिक क्या था कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर मैं ना चेंज करूं तो वेक्टर को मैं उस 2D स्पेस में कहीं से भी कहीं भी ले जा सकता हूं। इसीलिए एक पॉइंट ये हो गया, मैं लिख देता हूं कि पहला पॉइंट है नोट करने के लिए कि a vector can be shifted parallel, मतलब पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड that its magnitude and direction doesn't change। ठीक है, तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट कि अगर हम एक वेक्टर को 2 पाई एंगल से रोटेट कर दे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, अब भाई देखो, ऐसे मेरा वेक्टर है, पहले तो आप 2 पाई एंगल समझ लो। 2 पाई एंगल क्या होता है, पाई रेडियन को हम बोलते हैं 180 डिग्री के बराबर। तो 2 पाई रेडियन हो गया 360 डिग्री,
और 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट सर्कल घूम लिया, ऐसे 360 डिग्री। आपको पता ही होगा कि एक सर्कल 360 डिग्री एंगल इंस्क्राइब करता है। तो अगर पूरा एक सर्कल घूमा मतलब वो 360 डिग्री एंगल या 2 पाई एंगल घूमा। इसीलिए इस वेक्टर को अगर हम 2 पाई एंगल रोटेट करते हैं, जैसे देखिए, ये देखिए, ये मैंने शुरू किया, ये मैं घूम के फिर वहीं आ गया। तो देखा, जब मैंने यहां से शुरू करा और फिर मैं घूम के यहीं आया, तो ये वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदला। बिकॉज इसका ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदला, तो इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। इसीलिए हम एक वेक्टर को एक 2D स्पेस में पैरेलली उससे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, और एक वेक्टर को हम 360 डिग्री एंगल रोटेट कर ले तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंट टेल टू टेल। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। जब दो वेक्टर है, उसका एक, अब मैं बता चुका हूँ कि पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो जो दो वेक्टर्स कोई भी स्पेस में दिए है, उनको जब मैं पास लाके उसके टेल से टेल मिला दूं, तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही दिखाता हूँ, ऐसे फिर दिक्कत होगी। मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। अब मैं भाई इस इस वेक्टर को मैं शिफ्ट करूंगा लेके पैरेलली, और मैं इसे टेल टू टेल, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था कि ये टेल होता है, ये हेड होता है, तो मैंने इस वेक्टर को टेल से लेके टेल से मिला दो वेक्टर्स को। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में दो एंगल्स है। एक एंगल ये है, मान लेते हैं इसे हम बोलते हैं θ1, और एक एंगल ये है। तो जब मैंने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, तो इन दोनों में जो जो स्मॉलर एंगल होता है उसे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं एक θ1 एंगल, एक θ2 एंगल है। तो θ1 एंगल स्मॉलर है θ2 एंगल से, इसलिए जो θ1 होगा वो हमारा होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, इसीलिए जब भी हम एंगल डिफाइन करते हैं तो एक आपको ये मिल जाएगा कि आपका जो एंगल है, ये आपका जो सॉरी ये आपका जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है इसका एक रेंज होगा। ठीक है, इसका क्या रेंज होगा? बिकॉज इसे जो स्मॉलर एंगल है वही हमेशा लेना है दो वेक्टर्स के बीच में, इसलिए इस थीटा का क्या रेंज आता है? ये थीटा का आपका रेंज आता है 0 से 180 डिग्री। कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच ही होगा, उसके अलावा कोई और थर्ड पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब सॉरी, कोई और पॉसिबल एंगल इसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। मान लीजिए मतलब ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि एंगल 200 डिग्री है, तो 200 डिग्री एंगल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि ऐसे इस पूरे में एंगल कितना है? इस पूरे में एंगल है मेरा कितना? इस पूरे में एंगल है मेरा 360 डिग्री। अगर हम बोल रहे हैं कि इस पूरे में एंगल 360 डिग्री है और उसमें से एक एंगल 200 है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा एंगल 160 होगा। और बिकॉज 200 और 160 में जो स्मॉलर एंगल है वो 160 है, इसलिए हम 160 को द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बोलेंगे। इसीलिए हमारा दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी मिलेगा जब हम उसे टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं। तो हेड टू हेड ज्वाइन करने में भी मैं दिखा देता हूं कि सेम ही बात आती है। अब जैसे मान लो मैं इसे ऐसे ले गया, ठीक है, मैंने इसे हेड टू हेड ज्वाइन कर दिया। अब देखो, क्योंकि ये इसके पैरेलल था, ठीक है, ये तो आपको बेसिक पता ही होगा कि पैरेलल होता है। तो बिकॉज ये दोनों पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल भी θ1 होगा। तो आप टेल टू टेल ज्वाइन करो या हेड टू हेड ज्वाइन करो, जो स्मॉलर एंगल होगा वही होगा द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, अब चलो इसी बेसिक पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप बताना। तो क्वेश्चंस कुछ इस हिसाब से हैं कि
चलिए तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप 2 मिनट ले लीजिए, सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए तो देखते हैं क्या बताया था कि 2 वेक्टर्स हैं स्पेस में, कहीं भी हम उसे पैरेलली शिफ्ट करके टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद उन 2 के बाद जो स्मॉलर एंगल मेरे को मिलेगा वो मेरा एंगल ऑफ द वेक्टर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये ए है, ये बी है, यहाँ टेल टू टेल दोनों मिल रहे हैं, तो मेरे को वो मेहनत तो करनी नहीं है। अब एक पॉइंट के अराउंड 360 एंगल होगा, ये 300 एंगल दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री इन दोनों में स्मॉलर 60 डिग्री है, इसलिए दो वेक्टर के, इन 2 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी सिंपल है, 120 डिग्री एंगल है। हाँ, नहीं, 120 डिग्री इसका एंगल क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक का टेल है और दूसरे का हेड है, एक का टेल और दूसरे का हेड है, तब हम उसके बीच का एंगल को उसके बीच के एंगल को हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं। हमें सबसे पहले इसको पैरेलली शिफ्ट करना होगा, हम इसे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ बनाएंगे। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल 120 है तो दूसरा एंगल जाहिर सा बात है 60 डिग्री होगा, तो बी वेक्टर पैरेलली शिफ्ट होके यहाँ आ गया और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन था कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो तीनों हम करते हैं। सबसे पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। तो देखिए ए वेक्टर इधर है, ये पॉइंट देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का पॉइंट, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का टेल ओरिजिन पे मीट कर रहा है, तो हमें बस अब एंगल देखना है। तो देखिए क्या एंगल है, इससे ऊपर 30 डिग्री है और नीचे 45 डिग्री, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कितना हो गया 75 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमें देखना है तो ये आप ध्यान दीजिए, तो बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए हम एक बार फिर डायग्राम बनाते हैं। तो देख रहे हैं ये जो एक्स एक्सिस है इससे सी वेक्टर 45 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, तो सी वेक्टर 45 डिग्री इंक्लाइंड है, और जो बी वेक्टर है उसका हेड इसके टेल पे आ रहा है, तो हमें बी वेक्टर को शिफ्ट करना होगा। तो बी वेक्टर जब हम शिफ्ट करेंगे, देखिए बी वेक्टर ऐसे शिफ्ट होगा, बी वेक्टर हमने शिफ्ट करा तो बी वेक्टर इस लाइन में आएगा, उसका यहाँ से एंगल 60 डिग्री है, तो इधर से भी एंगल 60 डिग्री होगा। थोड़ा मेरा ड्राइंग गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। जो मेरा सी वेक्टर बनेगा वो थोड़ा ऐसा बनेगा 45 डिग्री, और ये क्योंकि 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। तो बी वेक्टर आपका 30 डिग्री एंगल पे है एक्स एक्सिस से, और सी वेक्टर 45 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो होगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल इज 15 डिग्री। अब सी वेक्टर, तो ये ये वाला जो आंसर आया ये ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है, और अब जो मेरे को निकालना है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का निकालना है। तो माय मिस्टेक, बट आप समझ सकते हैं कि ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 75 है, बी और सी के बीच का एंगल 15 है। अब ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए मेरे को फिर वही करना होगा कि बी वेक्टर को इधर लाऊंगा, तो जैसे ही बी वेक्टर इधर मेरा आ जाएगा, बी वेक्टर, तो ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो फिर वही जैसे ए और सी के बीच का एंगल निकाला, ए बी का भी, तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 ऊपर है और बी वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 नीचे है, तो टोटल उनके बीच का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीनों के बीच, तीनों ए बी बी सी और ए सी के बीच का मेरे को एंगल्स मिल गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास कितने टाइप्स के वेक्टर्स हैं। तो पहला टाइप ऑफ वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स।
इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स ये वो वेक्टर होते हैं, वो दो वेक्टर को हम इक्वल बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। तो क्योंकि एक वेक्टर डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम चाहिए, क्यों इसीलिए दो वेक्टर को इक्वल बोलने के लिए उन दोनों वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसीलिए अगर हमारा ए वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर, तो अभी हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन सेम है। अब अगर ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, तब हम बोलेंगे कि ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर इक्वल। बट अगर उनमें से एक भी क्वांटिटी बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, अब भले ही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, बट ये कभी भी इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते, बिकॉज इनका डायरेक्शन ही सेम नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताओ। मान लीजिए 2 न्यूटन ईस्ट में है और दूसरा चीज है 2 मीटर ईस्ट। देख रहे हो, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होने चाहिए। बट ये वेक्टर्स इक्वल नहीं है। क्यों ये वेक्टर्स इक्वल? इसलिए नहीं है क्योंकि एक देखिए, एक 2 न्यूटन है और एक 2 मीटर है। भले ही इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, बट ये जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही सेम नहीं है। इसीलिए इन वेक्टर्स को हम इक्वल बोल सकते हैं अगर हम उनका जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है वो नेग्लेक्ट करें, बट वो हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए इन दो वेक्टर्स को इक्वल बोलने के लिए हम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे कि मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा यूनिट। अगर किसी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट तीनों इक्वल है, तीनों सेम है, तो हम उन दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। उसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होता है कि जो मेरा वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर है, उसको जब हम 180 डिग्री रोटेट कर दे, तो जब वो एक डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में था, अब वो उसके 180 डिग्री हो चुका है। तो 180 डिग्री हो चुका है, तो वो उसी को हम बोलते हैं कि नेगेटिव हो चुका है वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि डायरेक्शन सेम हो, बट नेगेटिव ऑफ वेक्टर होता है कि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट 180 डिग्री टू द ओरिजिनल डायरेक्शन है, वो होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद होता है पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर नाम से पता चल रहा है जो दो वेक्टर्स जिनका सेम डायरेक्शन हो या सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन से क्या मैं मीन कर रहा हूं, मैं बताता हूं। जैसे मेरा ये वेक्टर ए है, इस ए वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? वो जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसका लाइन ऑफ एक्शन है। तो कोई भी जो वेक्टर है वो इस लाइन ऑफ एक्शन में हो, तो वो वेक्टर इस ए वेक्टर के पैरेलल होगा। अगर वो वेक्टर उस लाइन ऑफ एक्शन के 180 डिग्री, मतलब इस लाइन ऑफ एक्शन पे ही वो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये मान लेते हैं मेरा बी वेक्टर है। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल के हमें डायरेक्शन का मतलब मैग्नीट्यूड का कुछ काम नहीं है, इसलिए हम बस डायरेक्शन देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा सी वेक्टर है। तो मेरा बी वेक्टर इस ए वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि देख रहे हैं मैं इसे शिफ्ट किया, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है और सेम डायरेक्शन में है, इसलिए बी वेक्टर और ए वेक्टर आर पैरेलल। और सिमिलरली सी वेक्टर लाइन ऑफ एक्शन में तो है, बट उस जो ए वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए सी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर एंटी पैरेलल। ठीक है, दे आर एंटी पैरेलल। तो और दो टाइप का वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, क्या क्या हो गया। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद और दो वेक्टर्स आते हैं, नाम से समझिएगा, कोलिनियर वेक्टर एंड कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर मतलब सेम लाइन ऑफ एक्शन में जो दो वेक्टर्स हैं उन्हें कोलिनियर बोलते हैं। तो अब जैसे ये ए बी, बी सी, ए सी, ये तीनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं।
कोप्लेनर क्या हुआ? कोप्लेनर होते हैं दो ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करे। अब जैसे मेरा ये है, ये जो मेरा प्लेन है, इस प्लेन में ये वेक्टर भी है मान लेते हैं और ये वेक्टर भी है। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक प्लेन में आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। तो जो दो वेक्टर्स एक सेम प्लेन में है उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। और कोई भी जो दो वेक्टर है वो हमेशा कोप्लेनर होगा। अब आप देखो, ये वेक्टर्स ऐसे हैं, ये इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, ये हमेशा एक प्लेन के अंदर आ ही सकते हैं। बट जो तीन वेक्टर्स होते हैं वो मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। अब जैसे हम जो एक्स वाई जेड एक्सिस करते हैं, एक्स वाई एक प्लेन में है, वाई जेड एक प्लेन में है, एक्स जेड एक प्लेन में है, बट एक्स वाई जेड एक प्लेन में नहीं है। तो दीज आर नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स। बट मान लीजिए कैसे, एक वेक्टर है, दो वेक्टर है और ये मान लीजिए मेरा थर्ड वेक्टर है थंब, तो ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर है। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, बट थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। उसके बाद कंकरेंट वेक्टर्स होता है। कंकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? कंकरेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका ओरिजिन एक हो, जैसे ये। अब ये तीनों वेक्टर्स कंकरेंट क्यों है? क्योंकि तीनों का जो टेल है वो एक जगह कोइंसाइड कर रहा है। ऐसे ना देखे आप ये भी देख सकते हैं कि तीन वेक्टर्स हम कंकरेंट बोल सकते हैं कि अगर उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो कंकरेंट होता है। जैसे ये वेक्टर, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, ये वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे ही है। बिकॉज तीनों वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक जगह कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए हम उन्हें कंकरेंट वेक्टर्स बोल रहे हैं। उसके बाद लास्ट दो टाइप के वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर वेक्टर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर यूनिट वेक्टर नहीं होता है अगर कहीं पर, तो आपका वेक्टर चैप्टर बहुत मतलब आप नहीं समझ पाओगे वेक्टर चैप्टर को। तो यूनिट वेक्टर मैं ऐसे बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड नाम से पता चल रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट उसका डायरेक्शन जो भी आप डायरेक्शन देना चाहे वो हो सकता है। तो अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस ऑफ अदर वेक्टर। तो अगर अब मान लीजिए मेरे को एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है, बट मुझे बताना नहीं कि उस किस मैग्नीट्यूड का है, तो मैं उसे बस एक डायरेक्शन देने के लिए मैं एक यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में डिफाइन कर दूंगा, और उसके बाद उसे एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके, आगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, तो उसे स्केलर से मल्टीप्लाई करके कोई भी मैग्नीट्यूड देना होगा हम दे सकते हैं। इसलिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ magnitude 1 and used to specify direction। इसका रिप्रेजेंटेशन भी होता है, कोई भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम ए कैप बोलते हैं। ठीक है, ये ए कैप हुआ, ए कैप। अब कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप करने के लिए हमें ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये होता है मेरा फॉर्मूला एक यूनिट वेक्टर निकालने का। क्योंकि एक यूनिट वेक्टर में उसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, तो हम उस वेक्टर का डायरेक्शन एज इट इज रख रहे हैं, बट उसे हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो इस वेक्टर के पास अब बस डायरेक्शन बचा, बट मैग्नीट्यूड इज 1। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। अब जैसे हमारा जो y और z एक्सिस होता है, तो इस x y z एक्सिस में आपने पढ़ा था i कैप, ये j कैप और ये k कैप। तो ये i कैप, j कैप, k कैप x y और z डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये बस डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि i कैप x डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है, j कैप y डायरेक्शन और k कैप z डायरेक्शन। इन तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, magnitude of I cap is equal to magnitude of J cap is equal to magnitude of K cap which is equal to 1। बिकॉज ये यूनिट वेक्टर्स है तो इनका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसके बाद फिर नाम से पता चल रहा है नल वेक्टर्स क्या होता है। तो नल वेक्टर्स या जीरो वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन आर्बिट्ररी होता है। आर्बिट्ररी क्यों होता है डायरेक्शन? अब भाई कोई
चीज है जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो आप उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर क्या लोगे? जब उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो वो हमें विजिबल ही नहीं है, तो आप उसको डायरेक्शन इधर रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए नल वेक्टर्स या जीरो वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन आर्बिट्ररी होता है। तो मैं लिख देता हूं 0 और नल वेक्टर magnitude is equal to direction 0 and आपको लग रहा होगा कि इसका क्या ही काम आएगा, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 वेक्टर से। ऐसे हम 0 और फिर ऊपर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो हम 0 वेक्टर क्यों डिफाइन कर रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा जब हम 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर हमारा आंसर 0 आया तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देता है, तो हम बस 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके 0 नहीं लिख सकते, इसलिए हम एक 0 वेक्टर डिफाइन करके रख लेते हैं कि अगर कभी भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम उसे एज अ 0 वेक्टर लिख देंगे। और मतलब बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड 0 हो जा रहा है तो फिर हम उसका डायरेक्शन जान नहीं सकते। तो ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं फिनिश करता हूँ। आपने बहुत पढ़ लिया। तो हमने बेसिकली वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा है। हमने हमने वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने बताया कि हमें वेक्टर्स का ज़रूरत क्या है, स्केलर डिफाइन किया, वेक्टर डिफाइन किया, वेक्टर्स में क्या-क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, यूनिट है, और उसके बाद उसे वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना होता है, तभी वो वेक्टर कहलाता है। उसके बाद हमने एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने देखा इक्वल वेक्टर्स, नल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनर। तो आप एक बार ये सब रिवाइज करके आइएगा। हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।